नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम रीड हिंदी के लिए टेस्ट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। दैनिक पाठ योजना किस सिद्धांत की देन है? जो अध्यापक जब क्लास में आता है तो जैसे आज हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है तो उसकी क्या करते हैं, पहले रूपरेखा बनाते हैं। तो वो क्या है? दैनिक पाठ योजना। तो दैनिक पाठ योजना किस सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, किलपैट्रिक सिद्धांत, मोरिसन सिद्धांत या हर्बर्ट सिद्धांत? तो दैनिक पाठ योजना किसकी देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। अब गेस्टाल्टवादी कौन थे? कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर। गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। और गेस्टाल्टवादी ये कहां से थे? जर्मनी से। तो इसकी एक ट्रिक है कि गेस्ट आएंगे कहां से आएंगे? जर्मनी से आएंगे। गेस्ट कहां से आएंगे? जर्मनी से आएंगे। और क्या पहन के आएंगे? वर्दी पहन के आएंगे, कॉलर और कफ वाली। इसकी क्या ट्रिक है कि गेस्ट आएंगे कहां से आएंगे? जर्मनी से आएंगे, वर्दी पहन के आएंगे, कौन सी? कॉलर और कफ वाली। तो दैनिक पाठ योजना किस सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? जब बीएड की थी तो सूक्ष्म शिक्षण चक्कर पड़ा था ना, कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? अरस्तु, फ्रैंक, कीच एचिसन या एलन ने? तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? कीच एचिसन ने दिया था। मौखिक पक्ष की किस पद्धति के अंतर्गत छात्र को ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है? यानी मौखिक पक्ष की कौन सी पद्धति है तो जाके वो उसको पूरी बुक का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्नावली पद्धति, सलाका पद्धति या वाचन पद्धति या कहानी पद्धति? तो इसमें कौन सी पद्धति है? सलाका पद्धति। इसके अंदर क्या होता है, जो बुक होती है उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अब सलाका, जैसे ये बुक है तो ये जो सिलाई नहीं होती, सिलाई जिसको बोलते हैं, जैसे स्वेटर बुनते थे तो वो उसके अंदर ऐसे ही डाली जाएगी, ऐसे डल गई, ऐसे डलती, जिस पेज के अंदर जो डलेगी वो पेज खुलेगा और वो जो अध्यापक है उसी पेज से क्या है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो वो क्या है? सलाका पद्धति। इसको क्या कहते हैं? सलाका पद्धति। तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए तो उपयोगी है। जो कमजोर बच्चे हैं तो उनको तो क्वेश्चन आंसर ही जो इजी है वही लर्न नहीं होते, तो उनको पूरी बुक कहां से होगी? तो ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि ये सबके लिए क्या है? उपयोगी नहीं है। जो सलाका पद्धति है वो सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए क्या है? ये उपयोगी है। और ये वैदिक काल में जब ये चलती थी, जब वो सारा कुछ कंठस्थ करवाते थे ना, तब ये सलाका पद्धति चलती थी गुरुकुलों में। और ये संस्कृत की भी पद्धति है। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या उपयुक्त सभी? यानी जब वे कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं तो उससे बाद में वो क्या करते हैं? टेस्ट लेता है। क्या करता है? टेस्ट लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपलब्धि परीक्षण। उसको क्या बोला जाता है? उपलब्धि परीक्षण। अब मान लो टेस्ट लिया तो सभी बच्चों के बराबर नंबर तो आने से रहे, तो कई बच्चे क्या है? कमजोर है। तो अध्यापक को उससे क्या पता चला कि भी किस बच्चे ने कितना ग्रहण किया है? तो उसके बाद क्या होता है? पहले होता है उपलब्धि परीक्षण। पहले क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक में क्या करते हैं? कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चा कमजोर क्यों है, किस कारण से, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार। तो उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक, फिर क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें क्या उद्देश्य है? बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना और उपचारात्मक सुझाव देना। कभी हाँ इस बच्चे को इस उपचार से हम करेंगे तो बच्चे को इसमें क्या है? समझ में आ जाएगी। तो ये 3 है। ये सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण और लास्ट में क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण। अगर एक बच्चा भी ऐसा रह जाता है जो अपनी क्लास के बराबर नहीं है तो क्या होगा? उपचारात्मक परीक्षण अध्यापक करेगा। अगर सभी बच्चे सही है कभी हाँ पढ़ाई में, तो निदानात्मक परीक्षण भी नहीं होगा, उपचारात्मक परीक्षण भी नहीं होगा। अब मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। यानी मौखिक भाषा यानी बोलने का
के आकलन का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? कैसे पता चलेगा उसके? मौखिक आकलन का हम कैसे करेंगे? अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत करना या किताब पढ़ना। अब किसी को कितना ज्ञान है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? जब उसको हम मौखिक में उससे बातचीत करेंगे, न कि उसके जो अब देखो का प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, तो वो तो क्या हमने रट्टे मार लिए, रट्टे मार के जैसे बुक के अंदर है वैसे ही हमने बता दिए, तो तयशुदा उत्तर नहीं। तो कैसे पता चलेगा? अनुभव बांटना व बातचीत करना। हम किसी बंदे से कैसे पता चलेगा उसको कितना ज्ञान है? तो हम क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे और उसके अनुभव जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सामने वाले को कितना ज्ञान है। तो मौखिक भाषा के आकलन के लिए क्या है कि अनुभव बांटना व बातचीत करना, न कि प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। तयशुदा तो पता ही है, रटा रटा है, वो जैसे है बुक से है वैसे ही रटा है, वैसे वो आके बता देगा। तो लेकिन किससे पता चलेगा? अनुभव बांटना व बातचीत जब हम उससे करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसको कितना ज्ञान है। किलपैट्रिक पागम में किस सोपान का उपयोग नहीं किया जाता? अब किलपैट्रिक ने क्या दी थी? परियोजना विधि दी थी। किलपैट्रिक ने क्या दी थी? परियोजना विधि। तो इसमें क्या पूछा है कि परियोजना विधि का सोपान कौन सा नहीं है? योजना का चुनाव करना, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का क्रियान्वयन और योजना का अवलोकन। तो कौन सा नहीं है? योजना का अवलोकन इसका भाग नहीं है। बाकी ये तीनों है कि योजना का चुनाव करेंगे, पहले क्या करेंगे? परिस्थिति का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? योजना का चुनाव करेंगे और फिर बाद में उसका क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन उसका हम अवलोकन नहीं करेंगे। यह परियोजना विधि का भाग नहीं है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह कथन किसका है? यानी क्या है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह कथन किसका है? पंतजलि, डॉक्टर हरदेव भारी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर स्वीट? तो ये किसका कथन है? स्वीट महोदय का। किसका? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यानी व्यवहारिक विश्लेषण कौन करता है? स्वीट महोदय करता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? वह इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जो राजभाषा आयोग है उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन सा पूछा है? प्रथम राज। 1950 के.एम. मुंशी, 1955 बीजी खेर, 1960 अमजी छगला और 1955 सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे? 1955 में इसका गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। और कब किया गया था? 1955 में। अब निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षा का गुण नहीं है, ये ध्यान रखना है कि है या नहीं है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या व्यक्तिकता, यानी जो परीक्षा हो रही है उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? व्यक्तिकता नहीं होनी चाहिए। उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। जो अभी हम कर रहे हैं टेस्ट, वो क्या है? वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीय भी होना चाहिए और जिसके लिए वो बना है यानी वो वैधता भी इसमें होनी चाहिए। तो उत्तम शिक्षण की ये विशेषताएं हो गई। छोटी कक्षाओं में किस प्रकार का वाचन लाभदायक होता है? यानी छोटी कक्षाओं में किस प्रकार का वाचन लाभदायक होता है? सरल वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन या एकांक वाचन। जो छोटी कक्षाएं होती है, जो प्राइमरी वाली प्री प्राइमरी वाली होगी, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है? सामूहिक वाचन। जब क्लास में मैम आती है तो क्या करते हैं? पोएम बच्चों को सिखाते हैं तो सबको क्या करते हैं? इकट्ठा बोलते हैं और अभिनय के द्वारा उनको सिखाया जाता है। तो छोटी कक्षाओं में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? सामूहिक, न कि एकांक। क्योंकि छोटे बच्चे में क्या होती है? एजिटेशन होती है, तो वो धीरे धीरे बोलना से उनकी जो एजिटेशन दूर होती है। सामूहिक वो बोल बोल के, छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के ऐसे क्लास में जोर लगा लगा के बोलते हैं, तो वो सामूहिक से उनके क्या है? वो एजिटेशन दूर होती है। तो छोटी कक्षाओं में किस प्रकार का वाचन लाभदायक है? सामूहिक वाचन। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? अब किसका संबंध बोलने के कौशल से नहीं है? शुद्ध उच्चारण,
सहस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो किसका नहीं है? प्रतिलिपि का। अब शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। सहस्वर वाचन में बोलने में आ गया, कविता पाठ में किस में आ गया? बोलने के कौशल में। कौशल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कितने कौशल है? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसका कर्म है। इसकी एक ट्रिक है सुपोपल्ली। तो अब अगर पूछे कि मारिया मोंटेसरी किसके अकॉर्डिंग? मारिया मोंटेसरी ने अनुसार कौशल का कर्म क्या है, तब क्या आ जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना। मारिया मोंटेसरी ने किस पे जोर दिया था? लिखने पे। बोली पहले बच्चे को क्या है? लिखना सिखाओ, पढ़ना क्या है वो बाद में अपने आप सीख जाएगा। तो मारिया मोंटेसरी क्या कहती है? पहले बच्चे को लिखना सिखाओ, बाद में पढ़ना। अब जब अगर किसी का नाम लेके नहीं पूछे तब हमारा कर्म क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मारिया मोंटेसरी क्या कहती है? पहले सुनो, फिर बोलो, फिर लिखो, और फिर बाद में लास्ट में क्या सीखना है? पढ़ना। बच्चा अपने आप सीख जाएगा। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली। अब हिंदी की जो बुक है तो उसके अंदर क्या है? हिंदी का कोई नाटक का एक मान लो अध्याय आ गया, तो उसमें पात्र दे दिए, 5 पात्र हैं, 2 महिला के पात्र आ गए, 3 पात्र किसके हैं? पुरुष के आ गए। तो क्या है? क्लास में सर क्या करेंगे? जो गर्ल्स है तो उनमें से 2 गर्ल्स को खड़ा कर देंगे, 3 बॉयज को खड़ा कर देंगे, कभी आप इनकी भूमिका निभाओ। तो वो क्या हो गया? कक्षा अभिनय प्रणाली। तो वो कौन सी प्रणाली है? कक्षा अभिनय प्रणाली। अब रंगमंच प्रणाली तो सर्वोत्तम है, लेकिन वो क्या है? उसमें खर्चा भी ज्यादा लगता है, टाइम भी लगता है। तो लेकिन जो नाटक शिक्षण की अब उपयुक्त विधि इसमें से कौन सी मानी जाएगी? कक्षा अभिनय प्रणाली। ये भी रंगमंच प्रणाली भी किसकी विधि है? नाटक की। लेकिन उपयुक्त कौन सी है जिसका हम स्कूल में क्लास में उपयोग कर सकते हैं? अब एक चैप्टर पढ़ाने के लिए स्पेशल हम रंगमंच का तो आयोजन नहीं कर सकते, तो जो एक अध्याय है उसका हम क्या करेंगे? अध्ययन के लिए क्या करेंगे? कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग करेंगे। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी आ गई? कक्षा अभिनय प्रणाली। कि जो क्लास के बच्चे हैं वही क्या करते हैं? उसमें अभिनय करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? यानी यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो हम क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माता पिता से शिकायत है उसे दंड देंगे। तो कोई अशुद्ध लिखता है तो हम क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? अब किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है ये ध्यान रखना है या नहीं है। अति धन अधिक, अत्यधिक, नदी धन आगम, नाद्यगम, पितर धन आज्ञा, पित्राज्ञा, अति धन उष्म, अत्युष्म। तो कौन सा गलत है? अति धन उष्म। उष्म कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है ये। तो कौन सा इसमें संधि विच्छेद गलत है? अति धन उष्म होना चाहिए था, तो क्या बनेगा? अत्युष्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? अब इनमें से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? प्रकाश का, अंधकार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, गहरा, ऊंचा, लोक, परलोक, लोक का परलोक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गहरा का क्या होता है? ऊंचा नहीं होता। गहरा का क्या होता है? उथला। गहरा का क्या होता है? उथला। कहते हैं ना पानी बहुत गहरा है, फिर कहते हैं पानी बहुत उथला है। जो ऊपर का पानी होता है मटमेला सा होता है ना, तो वो क्या है? उथला। गहरा नीचे गहराई में आ गया। प्रकाश का, अंधकार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, लोक, परलोक। निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी वाक्यांश में कौन सा एक शब्द सुमेलित नहीं है? सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जो परिचित न हो, अपरिचित, जो आलोचना करने वाला, आलोचक। जो आलोचना करता है, जो समीक्षा करता है ना, किसी फिल्म आती है तो उसकी जो आलोचक होते हैं, जो नए जमाने का हो, प्राचीन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन।
जो नए जमाने का वो क्या होता है, आधुनिक। नए जमाने को क्या कहते हैं, जो नए जमाने का होता है आधुनिक। जो पुराने जमाने का है उसको क्या कहेंगे, प्राचीन। निम्न में से अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, अमीय। तो अतिथि का कौन सा नहीं है, अमीय पर्यायवाची नहीं है। अमीय किसका पर्यायवाची है, अमृत का। अमीय पर्यायवाची किसका है, अमृत का। कहते हैं ना अपने राजस्थानी भाषा में कि पाहुना आ गया, तो पाहुना, तो ये किसके है, अतिथि के पर्यायवाची। अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। अमीय किसका है, अमृत, अमृत का। वह कितना सुंदर पक्षी है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। यानी ये वाला जो है, ये ऐसे बना रखा है, ये कौन सा है, योजक चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, या अलग विराम। तो ये कौन सा है, विस्मय सूचक चिन्ह। किसी चीज को में अच्छी लगती है तो कहते अरे वाह वाह, आजकल इंग्लिश में चल रहा है वाह वाला, वो वाला। तो क्या है, वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो कौन सा है, विस्मय सूचक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे माता पिता लिखा, माता पिता, तो बीच में ये क्या है, योजक चिन्ह है। सुख दुख के अंदर भी आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह है ये वाला। अलग विराम जिसको हम कोमा बोलते हैं, अलग विराम। विस्मय सूचक कौन सा आ गया, ये वाला। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध नहीं है। केकई, तिथि, त्योहार। त्योहार में हमेशा क्या आती है, एक मात्रा। 43, तो कौन सा शुद्ध नहीं है, 43। अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 43। क्या बोला जाता है, 43। या असाई का जो, असाई राजस्थान जो का जो असाई का पेपर था उसमें ये पूछा हुआ है, 43 पूछा हुआ है, 53 पूछा हुआ है, 63। अब ये देखो, ये क्या है, हम क्या बोलते हैं इसको, 53, लेकिन ये क्या होता है, 53। क्या होता है, 53। अब ये क्या है, 63, लेकिन ये होता क्या है, 63। हिंदी में इसको कैसे लिखा जाता है, ये क्या है, 63, ये क्या है, 53, और ये 40 जो 3 होता है इसको क्या बोलते हैं, 43। क्या बोला जाता है इसको, 43, न कि 43, 43। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। हमें चरखा चलाना चाहिए। तुलसीदास ने मानस की रचना की थी। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो कौन सा शुद्ध नहीं है, सी ऑप्शन। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से कुत्ते चिल्लाते हैं या भौंकते हैं, तो कुत्ते क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, न कि चिल्ला रहे थे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, अंचल, कपाट, कास्ट, ग्वाला। अब तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ग्वाला नहीं है। अगर इसके जगह गोपालक होता तो क्या होता, तत्सम। तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत के जो शब्द है और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जो हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत है। तो संस्कृत के जो तत्सम, संस्कृत के जो शब्द है वो हिंदी में ज्यों के तो जब प्रयोग हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहा जाता है। तो अंचल का आंचल, कपाट किसको बोलते हैं, किवाड़ को। कास्ट किसको बोलते हैं, काट। कपाट क्या हो गया, किवाड़। और आंचल क्या होता है, अंचल क्या होता है, आंचल। अंचल किसको बोलते हैं, आंचल को। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है। यानी इनमें से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, इनाम, इलाज, अदालत, बिजली। तो कौन सा नहीं है, जो बिजली शब्द है वो किसका नहीं है, विदेशी भाषा का नहीं है। बाकी ये तीनों किसके हैं, विदेशी भाषा के शब्द है। और कौन से शब्द है ये, अरबी भाषा के। अरबी आदमी अजीब होता है, इलाज करवाता है, अदालत जाता है, इनाम पाता है, किताब होगी, ये कई शब्द है वो किसके है, अरबी भाषा के शब्द है। तो अपने जो रीट का सिलेबस है उसके अंदर तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी, ये चारों शब्द ये मेंशन कर रखे हैं सिलेबस के अंदर। और ये जो वाला टेस्ट है ये सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए भी उपयोगी है और सीटेट में भी यही पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है। अब कौन सा यौगिक शब्द नहीं है, विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, तूफान। अब कौन सा यौगिक शब्द नहीं है, तूफान नहीं है।
जो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनका पृथक पृथक भी अर्थ होता है, लेकिन जो वो एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो उनका एक अलग से अर्थ निकलता है। तो वो क्या है, यौगिक शब्द। विद्यालय, विद्याधनालय, प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, प्रतिधन दिन, तो ये अलग अलग शब्द है और इकट्ठे भी इनका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ये कौन से शब्द है, यौगिक शब्द। जो सोएगा सो खोएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यानी जो सोएगा सो खोएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा है, संबंधवाचक, यानी जो सो, संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा, यानी जो सोएगा वो क्या है, खोएगा। तो इसमें कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है। अपने हिंदी में सिलेबस में राजस्थानी शब्द भी तो दिए गए हैं। अंजन क्या होता है, कहते हैं ना अंजन गाड़ी आ गई, अंजन इंजन, छुत्ता छिलका, हकनाम हरनाम, रुख पेड़। तो हकनाम क्या होता है, हकनाम का मतलब होता है गोपनीय। हकनाम का क्या मतलब होता है, गोपनीय। अब कहते हैं ना गाड़ी का जो इंजन, अंजन वाली गाड़ी आ गई। अब छुत्ता क्या बोलते हैं, जो छूंद के नहीं बोलते, केला खा लिया तो इसका छूंद का यहाँ नहीं डालना, तो वो छूंद का क्या होता है, छिलका। हकनाम यानी गोपनीय, रूख क्या होता है, पेड़। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी फलों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आम है। किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, यानी इसमें कौन सा विराम चिन्ह है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक या योजक चिन्ह। अब ये वाला कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। ये कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम है। यानी दो को ये देख, फलों में आम तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्या है, श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कौन सा है, अर्ध विराम। अल्प विराम क्या होता है, कोमा। प्रश्नवाचक ये हो ही गया, योजक चिन्ह ये छोटे वाला, और योजक चिन्ह ऐसे होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, त्योहार, अभ्यर्थी, निधि, मुमूर्षा। तो कौन सा शुद्ध नहीं है, मुमूर्षा। मुमूर्षा कैसे लिखा जाता है, ऐसे, दोनों ही मात्रा कहां आएगी, एक साइड में, मुमूर्षा। अब ये जो चैनल है अपना स्टडी विद सोनिका चौधरी में एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो मैंने इसमें 6 और 7 की करवा दी है। अब 8th की जो हिस्ट्री की बुक है, सामाजिक विज्ञान की, वो इसमें चल रही है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में चल रही है। आप उनको भी देखना, जो रीड के स्टूडेंट हो, चाहे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए वो भी क्या है, वो उपयोगी है। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताना, ताकि सुधार करने की कोशिश कर। मुहावरा नहीं है, पेट में चूहे कूदना, फूंक मारना, पानी पानी होना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना क्या है, भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो कौन सा मुहावरा नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होती है, और जो मुहावरे होते हैं क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। नहीं, उनका अगर हम किसी वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तभी उनका क्या है, हमें अर्थ समझ में आएगा। जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कहां से आ गई, तो अब हमें पता है ना कि हमें भूख लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, पेट में चूहे कूदे। लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। फूंक मारना, अब किस में फूंक मारनी है, चूल्हे में मारनी है, कैसे मारनी है, या कहीं कुछ लग गया, कुछ बैठ गया, वहां मारनी है। पानी पानी होना, यानी बारिश हो गई या कोई शर्म से पानी पानी हो गया, तो नहीं पता चल रहा। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे मुहावरे का, तभी पता चलता है। अब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये क्या है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। अब मुहावरे की एक पहचान ये भी है कि इसके लास्ट में क्या होता है, ना। 99% क्या होता है, ना होता है। अब नेक्स्ट, अब मुहावरे के बारे में पूरे ये कथन दे रखे हैं कि मुहावरा क्या है। निम्नलिखित में से मुहावरे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुहावरा वाक्यांश होता है, सही है। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, ये भी सही है कि यानी मुहावरे में क्या होता है, लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है।
मुहावरे के अंत में साधारणता क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना, इसके अंदर भी देखो ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आदि का प्रयुक्त होते हैं, यानी उसके लास्ट में क्या होता है, ना का प्रयोग होता है, यानी करना, होना का। मुहावरे की भाषा में लाक्षणिकता नहीं होती, तो यह कथन क्या है, गलत, यानी मुहावरे की भाषा में लाक्षणिकता होती है, तो यह कथन क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकाली क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी पूर्वकाली क्रिया, मोहन पत्थर लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है, अभी भी चुग रही है, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मेघा भोजन कर रही है। अब इसमें क्या कहा है, पूर्वकाली क्रिया, तो अंकिता ने पहले क्या किया, खेला, और उसके बाद वो क्या करेगी, पढ़ने बैठेगी, तो पूर्वकाली क्रिया किसमें है, ऑप्शन सी में, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। ये क्या है, मोहन पत्थर लिख रहा है, अभी भी कर रहा है, लिख रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है, अभी भी चुग रही है, मेघा भोजन करिए, लेकिन ये क्या है, खेल कर क्या करेगी, पढ़ने बैठेगी, तो इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। अब अपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी एक शब्द, एक टॉपिक है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, धर्म, रंग, जाति, विनाश, तो कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, धर्म होता है, रंग होता है, जाति होती है, विनाश होता है, तो इसमें है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है, जाति। अब ऐसे इसमें ऐसे करते हैं कि धर्म होता है, वाक्य में प्रयोग करके, यानी रंग होता है, जाति क्या है, होती है। अब कहते तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, तो क्या आंखें क्या होगी, स्त्रीवाचक, विनाश होता है। अब जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके परिणाम आगे भी दिखेंगे। अब मार्च का एंड का महीना चल रहा है, अभी देखो जून जैसी गर्मी आ रखी है, तो विनाश क्या है, होता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जाति होती है, और बाकी सब ये तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब नेक्स्ट पर्सन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया कितनी होती है, दो प्रकार की, आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। अब सक्रमक क्रिया का ये पार्ट क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। स्वर्ण तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रही है, तो क्या है, कौन सा प्रेरणार्थक है, कि मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। जब हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसमें कौन सी आती है, प्रेरणार्थक क्रिया आती है, यानी क्या है, मालिक नौकर से क्या करवा रहा है, सफाई करवा रहा है। अब ऐसे आए कि सीता क्या है, गीता से पत्थर लिखवा रही है, तो क्या करवा रही है, पत्थर लिखवा रही है, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये वाक्य दिए गए हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य, मोहन घर गया और पढ़ने बैठ गया, संयुक्त वाक्य, ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, मिश्र वाक्य, उसने जैसे ही दवा खाई वैसे ही चकराकर गिर पड़ा, यानी उसने जैसे ही दवा खाई वैसे ही क्या है, चकराकर गिर पड़ा, तो ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, न कि संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। बाकी सब क्या है, वह खाना खाया और सो गया, सरल वाक्य, खाना खाकर सो गया, मोहन घर गया और पढ़ने बैठ गया, संयुक्त वाक्य, ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, क्या हो गया, मिश्र वाक्य, उसने जैसे ही दवा खाई वैसे ही, जैसे ही वैसे, तो इसमें क्या किया, मिश्र वाक्य, न कि संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। अब अभी उपसर्ग किसमें नहीं है, अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अधिपति, तो किस में नहीं है, अधिपति में नहीं, अधि में कौन सा है, अधि उपसर्ग है, अधि में कौन सा है, अधि उपसर्ग। अब नेक्स्ट, आज ये 35 नंबर का टेस्ट है, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कभी कितने आपके 35 में से क्वेश्चन सही हुए हैं। अब डेली है ना, आपको एक ये टेस्ट मिलेगा, जब तक आपकी, कब है, जुलाई में डेट दे रखी है 22 या 23 जुलाई, तब तक आपको डेली एक टेस्ट, और कभी इसकी डिटेल की भी क्लास होगी, जो टॉपिक हार्ड है उनकी मैं एक दिन क्लास लेके भी आऊंगी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक।
तो कौन सा है? अपादान। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली क्या हो रही है? छत से अलग हो रही है। तो पृथक्करण के लिए क्या आता है? अपादान कारक। कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। अब ऐसे है कि सीता है वो गीता से होशियार है, तो क्या कर रही है? दो में तुलना कर रहे हैं। दो में क्या कर रहे हैं? तुलना। जब दो में तुलना भी की जाती है, जैसे राम है मोहन से होशियार है, तो दो में जब तुलना की जाती है तब भी कौन सा आता है? अपादान कारक। और जब अलग होने पृथक्करण के लिए भी कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये 35 क्वेश्चन थे, आपके कितने से हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।